जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में बने संगठन, यानी कि आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है कि कांग्रेस से पहले भारत में कौन कौन से संगठन का स्थापना हुआ था उसको देखने के लिए। तो पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना कलकत्ता में कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसके भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। इसके भारतीय सचिव कौन थे? तो प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। जबकि अंग्रेज सचिव विलियम काबरी थे। अंग्रेज सचिव का नाम क्या था? तो विलियम काबरी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी। यह क्या थी? तो पहली राजनीतिक संगठन या संस्था थी जिससे संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में जॉर्ज थॉम्सन के द्वारा किया गया। इसके सचिव प्यारी चंद्र मित्र थे। इसके सचिव कौन थे? तो प्यारी चंद्र मित्र थे। यह भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था। अगला है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1851 ईस्वी में। इसकी स्थापना कलकत्ता में। इसकी भी स्थापना कलकत्ता में ही की गई थी, राधाकांत देव के द्वारा। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा किया गया। इस संस्था का निर्माण लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया। ब्रिटिश इंडिया हिंदू पैट्रियट इस संस्था का मुख्य पत्र था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस संस्था का मुख्य पत्र क्या था? तो ब्रिटिश इंडिया और हिंदू पैट्रियट इस संस्था का मुख्य पत्र था। अगला है बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना बम्बई में दादाबाई नौरोजी ने किया। दादाबाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कार्यों से प्रभावित होकर इसकी स्थापना की थी। अगला संगठन का नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। इसकी स्थापना लंदन में। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। दादाभाई नौरोजी ने किया था। और किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने। इस संगठन के द्वारा भारतीय समस्याओं को इंग्लैंड के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। 1869 ईस्वी में इसकी एक शाखा बम्बई में स्थापित की गई, जिसका अध्यक्ष जमशेद जीजी भाई और सचिव फिरोज शाह मेहता को बनाया गया। अगला है पूना सार्वजनिक सभा। अगला संगठन का नाम क्या है? तो पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1870 में। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाड़े एवं गणेश वासुदेव जोशी और किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाड़े और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना में किया गया। यह संस्था मुख्यतः जमींदारों तथा व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य उच्च जाति के थे। पूना सार्वजनिक सभा के अधिकांश सदस्य किस जाति के थे? तो उच्च जाति के थे। इस संस्था की एक त्रैमासिक पत्रिका, यानी कि 3 तिमाही पत्रिका, त्रैमासिक के पत्रिका क्वार्टरली जनरल थी। पत्रिका का नाम क्या था? तो क्वार्टरली जनरल थी। अगला है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में। इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया। कहाँ किया गया? कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इस संस्था का विलय बाद में इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। अगला संगठन का नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया था। इसकी स्थापना कलकत्ता में किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने किया था। इस संस्था के सचिव आनंद मोहन बोस बनाए गए, जबकि अध्यक्ष मनमोहन घोष चुने गए। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए इंडियन नेशनल एसोसिएशन के? तो मनमोहन घोष। और सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आनंद मोहन बोस को। अगला है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। सुब्रमण्यम अय्यर ने इसे महाजन
सभा की स्थापना मद्रास में किया। इस संस्था के अध्यक्ष वी राघवाचारी तथा सचिव आनंद चालू चुने गए। अगला संगठन का नाम है बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। महाराष्ट्र के क्षेत्र में खासकर बम्बई में इस संगठन की स्थापना किया गया, जिसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता। बम्बई प्रेसिडेंसी के संस्थापक कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के टी तैलंग थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य राजनीतिक विचारों को फैलाना था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोगों के बीच राजनीतिक विचारों को फैलाना था। कांग्रेस के ठीक पहले इसकी स्थापना की गई। जब कांग्रेस का जन्म हुआ, इस प्रकार के क्षेत्रीय संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब है अगला टॉपिक भूमि सुधार कानून, यानी कि भारत में कौन कौन से भूमि सुधार कानून लागू किए गए थे उसके बारे में अब देखते हैं लोग। भूमि सुधार कानून को अंग्रेजों ने स्वयं का लाभ को, यानी कि खुद का लाभ को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए थे। तो पहला कानून क्या है? अस्थाई बंदोबस्त। पहला भूमि सुधार कानून का नाम है अस्थाई बंदोबस्त। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लाया था। इसे किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लाया था? तो 1793 ईस्वी में। यही लाइन इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया और किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था और 1793 ईस्वी में लाया था। और यह किस किस क्षेत्र में लागू था? तो यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में लागू था। यह भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अस्थाई बंदोबस्त भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था? तो 19% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया गया। अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे, उस कर में से 10/11 भाग, यानी कि 89% अंग्रेज ले लेते थे, जबकि 1/11 भाग, यानी कि 11% जमींदार रखते थे। अस्थाई बंदोबस्त के निर्धारण करने में कॉर्नवालिस का प्रमुख परामर्शदाता सर जॉन शोर तथा चार्ल्स जेम्स ग्रांट थे। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सूर्यास्त कानून किसे कहा जाता है? तो सूर्यास्त कानून अस्थाई बंदोबस्त को कहा जाता है, क्योंकि इस कानून के द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो जाएगी, अर्थात जमींदारों को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुका देना होता था। दूसरा भूमि सुधार कानून है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था। इसे टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में 1825 ईस्वी में लागू की गई थी। यह भारत के कुल क्षेत्र का 51% क्षेत्र पर लागू था। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसानों का था। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसके पास होता था? तो किसानों का होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने जनता और सरकार के मध्य सीधा संपर्क स्थापित किया। किसानों को अपनी उपज का 33% से 55% तक के कर के रूप में देना पड़ता था। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को अपनी उपज का कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था? तो 33% से लेकर 55% तक सरकार, यानी कि ब्रिटिश सरकार को टैक्स से चुकाना पड़ता था। अगला भूमि सुधार कानून महालवाड़ी व्यवस्था है। अगला कौन सा व्यवस्था है? तो महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी, किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। इस व्यवस्था को 1830 ईस्वी के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में प्रभावी रूप से लागू किया गया। प्रथम बार खेतों के मानचित्रों के प्रयोग इसी व्यवस्था के तहत मार्टिन बर्ड की देखरेख में किया गया। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी भारत में भू व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा गया है। यह व्यवस्था उत्तर भारत, आगरा
अवध मध्य प्रांत यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया। यह भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। यह भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था? तो 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक गांव का होता था। किसका होता था? तो गांव का होता था। गांव का मुखिया कुल उपज का 60% कर देता था। गांव का मुखिया कुल उपज का कितना प्रतिशत कर देता था? तो 60% तक टैक्स देता था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिमार्क के तौर पर, उसको देखते हैं लोग। सबसे कठोर कानून अस्थाई बंदोबस्त था। सबसे कठोर कानून कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त था। सर्वाधिक क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी लागू थी। यहाँ पे रैयतवाड़ी होगा, मिसप्रिंट हो गया है। तो सर्वाधिक क्षेत्रों पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। जबकि जनसंख्या की सर्वाधिक मात्रा महालवाड़ी में था। जनसंख्या की सर्वाधिक मात्रा किस व्यवस्था में था? तो महालवाड़ी में था। रिमार्क, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बंगाल के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था लागू की, जिसमें अधिक बोली लगाने वाले को जमींदारी दे दी जाती थी। अगला टॉपिक है हम लोग का मजदूर संघ। अगला टॉपिक का नाम क्या है? मजदूर संघ। 1870 में बंगाल के शशिपाद बनर्जी, बंगाल के कौन थे? शशिपाद बनर्जी ने मजदूरों के लिए एक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो शशिपाद बनर्जी ने। भारत में गठित प्रथम श्रमिक संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन था, जिनकी स्थापना 1890 ईस्वी में एन.एम. लोखंडे ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो एम.एम. लोखंडे ने की थी। 1908 ईस्वी में क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा होने पर बम्बई के कपड़ा मजदूरों ने लगभग एक सप्ताह की हड़ताल कर दी, जो मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन मद्रास मजदूर संघ था। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन मद्रास मजदूर संघ था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना 1918 में की गई थी। यानी कि मद्रास मजदूर संघ की स्थापना 1918 में की गई थी, में बीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मद्रास मजदूर संघ का तो बीपी वाडिया के द्वारा किया गया। 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय तथा एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना की। AITUC यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 1920 ईस्वी में बम्बई में आयोजित किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और इसका प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1920 में। AITUC में विभाजन के बाद M.N. जोशी के नेतृत्व में 1929 में भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई तथा VV गिरी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो VV गिरी। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांगों के लिए 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो 1918 ईस्वी में की थी। हिंदुस्तान मजदूर सभा संगठन की स्थापना 1938 ईस्वी में सरदार पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। मई 1947 में AITUC से अलग होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब है हमारा अगला टॉपिक भारतीय उद्योग यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय उद्योग का विकास नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में पूंजी नहीं लगाई। अंग्रेजों ने क्या किया? तो भारत में पूंजी नहीं लगाई, जिसके कारण भारत में भारतीय उद्योग का विकास नहीं हो सका तथा भारतीय माल इंग्लैंड में जाते थे, उस पर अंग्रेजों ने नियत कर लगा दिया, जिससे कि वस्तुएं इंग्लैंड में महंगी हो गईं। यानी कि जो भारत से सामान भारतीय माल इंग्लैंड जाते थे, उस पर अंग्रेज टैक्स से ज़्यादा लगा देते थे, जिस कारण इंग्लैंड में वह सामान महंगी हो जाती थी। लखनऊ की प्रिंट वाले वस्त्र तथा मलमल के कपड़ों की मांग इंग्लैंड में अधिक थी। भारत से इंग्लैंड को जाने वाली वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाता था, अतः भारतीय वस्तुएं महंगी हो गईं।
इसके विपरीत इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, जिस कारण इंग्लैंड के उद्योगों ने भारतीय उद्योग को ध्वस्त कर दिया। भारतीय उद्योग में सूती वस्त्र पहला उद्योग था। भारतीय उद्योग में सबसे पहला उद्योग कौन था? तो सूती वस्त्र पहला उद्योग था, जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी। भारत में आधुनिक स्तर पर प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट पोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, जो असफल रही। भारत की प्रथम सफल सूती कपड़ा मिल बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी, जो 1853 में मुंबई में कवास जी.एन. डाबर द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो जी.एन. डाबर द्वारा स्थापित की गई थी। देश का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसंसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले बिहार के बेतिया में, कहाँ पे? बिहार, यानी कि यह पश्चिम चंपारण में बेतिया है। पश्चिमी चंपारण का जो जिला का मुख्यालय है बेतिया है। 1840 ईस्वी में लगाया गया था, जो 1931 ईस्वी में कार्य करना शुरू किया। भारत में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था, जो असफल रहा। भारत में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना कब लगाया गया था? तो 1832 में। और कहाँ लगाया गया था? तो पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। लेकिन यह क्या रहा? तो असफल रहा, सफल नहीं रहा। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1867 ईस्वी में कलकत्ता के बालीगंज में स्थापित किया गया। सफल कारखाना कागज उद्योग का कहाँ स्थापित किया गया? तो कलकत्ता के बालीगंज में। कार्ल मार्क्स ने भारतीयों के विषय में कहा था कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्रों का अंबार लगा दिया है। अब है हम लोग का अगला टॉपिक की प्रमुख नारा तथा कुछ वक्तव्य। सारे जहां से अच्छा, यह नारा किसने दिया था? यानी कि यह एक नज़म है, सारे जहां से अच्छा, और यह मोहम्मद इकबाल ने यह नारा दिया था। वंदे मातरम किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने कहा था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का यह कथन है। यह कथन किसका है? तो वेदों की ओर लौटे दयानंद सरस्वती। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा, यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह वक्तव्य रामप्रसाद बिस्मिल का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? इंकलाब जिंदाबाद, तो यह भगत सिंह ने कहा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। जय हिंद किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। हे राम महात्मा गांधी का कथन है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। हम घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, ये भी महात्मा गांधी जी का कथन है। आराम हराम है, यह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि आराम हराम है। पूर्ण स्वराज, ये भी जवाहरलाल नेहरू का कथन है। हु लिव्स इन इंडिया डाई, ये भी कथन जवाहरलाल नेहरू का है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसने कहा था? तो चित्तरंजन दास ने कहा था। जन गण मन अधिनायक जय है, यह किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और यह हमारे भारत का राष्ट्रगान भी आगे चलकर इसे बनाया गया, जन गण मन अधिनायक का। अब हम लोग का अगला टॉपिक शुरू हो रहा है दिल्ली दरबार। ऊपर जो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक थे उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं लोग। मॉडर्न हिस्ट्री का ये शायद आज लास्ट वीडियो ही रहने वाला है। तो दिल्ली दरबार देखते हैं लोग। दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो 1876 ईस्वी में। 1876 में शाही पद अधिनियम आया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का स्वमार्गी घोषित किया गया और 1 जनवरी 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसे लॉर्ड लीटन ने आयोजित किया। इसे किसने आयोजित किया? तो प्रथम दिल्ली दरबार को आयोजन किसने किया था? तो लॉर्ड लीटन ने आयोजित किया था। सार्वजनिक तौर पर 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का
सौमाग्री घोषित किया गया और साथ ही महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि भी दिया गया। महारानी को कौन सी उपाधि दिया गया? तो कैसरे हिंद की। 1867 से 1876 से 78 1876 से 78 में दक्षिण भारत में अकाल आया था और इससे दरबार में बेशुमार धन खर्च किया गया। इस कारण इसका विरोध होने लगा। इसमें कोई भी भारतीय जनता के हित में निर्णय नहीं लिया गया। महारानी विक्टोरिया का संदेश एक अंश कलकत्ता। महारानी विक्टोरिया का संदेश एक अंश कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में दर्ज है। इसमें महारानी ने कही कि यह अवसर हमारे प्रजा और हमारे बीच में मधुर संबंध स्थापित करेगा। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में आयोजित किया जाता है। दूसरा दिल्ली दरबार कब आयोजित किया जाता है? तो 1903 ईस्वी में। इसे लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। इसे किसने आयोजित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट और सम्राज्ञी घोषित किया गया। सम्राट स्वयं इस दरबार में न आकर अपने भाई ड्यूक ऑफ कनॉट को भेज दिया। एडवर्ड सप्तम ने अपने भाई को दूसरे दिल्ली दरबार के लिए भेजा था और उनके भाई का नाम क्या था? तो ड्यूक ऑफ कनॉट। यह सर्वाधिक शान और शौकत वाला दरबार था। सबसे खर्चीला दरबार यही था। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे खर्चीला दरबार कौन था? तो दूसरा दिल्ली दरबार सबसे खर्चीला दरबार था। यह दरबार केवल शक्ति प्रदर्शन का था। यह केवल किस लिए था? तो शक्ति प्रदर्शन के लिए था। इस दरबार को 1 सप्ताह तक आयोजन किया गया। इसमें अस्थायी नगर बसाया गया। अस्थायी रेल, डाक, तार, पानी, बिजली, अस्तबल आदि को अस्थायी रूप से बसाया गया। इसमें स्वयं लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने नृत्य भी किया, यानी कि डांस किए थे लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन। इस दरबार में भारतीय जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया, यानी कि दोनों दिल्ली दरबार में भारतीय जनता के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अगला है हम लोग का तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किया जाता है और इसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने आयोजित किया था। दिल्ली दरबार 1911 का किसने आयोजित किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। जॉर्ज परचम और महारानी विलियम मेरी को भारत का सम्राट और सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसमें सम्राट स्वयं उपस्थित थे। इसमें सम्राट स्वयं आए थे। यह पहला दिल्ली दरबार था जिसमें पहला में सम्राट ही आए थे। तो इसमें स्वयं सम्राट उपस्थित थे। सम्राट को 8 मेहराब वाला एक मुकुट पहनाया गया जिसमें सैकड़ों हीरे जवाहरात जड़ित थे, यानी कि सैकड़ों हीरे जवाहरात से वह टोपी बनाई गई थी 8 मेहराब वाली। पटियाला की रानी की तरफ से विलियम मेरी को हार उपहार स्वरूप दिया गया। दिल्ली के कोरोनेशन पार्क नामक जगह में दिल्ली दरबार लगाया जाता था। इस दरबार में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सम्राट के द्वारा लिया गया, यानी कि जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सम्राट के द्वारा लिया गया था। तो उस निर्णय को देखते हैं। तो पहला निर्णय क्या था? बंगाल विभाजन को रद्द करना, यानी कि बंगाल का विभाजन नहीं किया जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसे 1911 ईस्वी में विभाजन रद्द कर दिया गया, यानी कि बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी में। बंगाल का पुनर्गठन लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया। बंगाल का पुनर्गठन कब किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो बंगाल खुद शामिल था, उसमें उड़ीसा, बिहार, असम का कमिश्नरी क्षेत्र, ये सब बंगाल में शामिल थे। दूसरा निर्णय क्या था कि राजधानी को 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदला गया। कब? 1911 में। निर्णय के समय जॉर्ज पंचम थे और 1911 सन कब कितना था? 1911 15 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली की नींव जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई। 1912 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई। भारत की राजधानी कब दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? 1912 ईस्वी में। अब नई दिल्ली के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं लोग। तो दिल्ली के दक्षिण में 1911 ईस्वी में नई दिल्ली की नींव पड़ी। कहाँ? दिल्ली के किस क्षेत्र में? तो दक्षिण में 1911 में नई दिल्ली की नींव पड़ी। नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने का कार्य ब्रिटेन के वास्तुविद एडविन लुटियन ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर किया और 1927 ईस्वी में नई दिल्ली नाम दिया। दिल्ली का नई दिल्ली नाम कब दिया गया था? तो 1927 में। और किसने दिया था? तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। 1931 ईस्वी में नई दिल्ली का उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया।
अब इसी दिल्ली दरबार में जनगणमन विवाद, एक विवाद है, उसको देखते हैं लोग। तो सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगणमन गाया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जनगणमन किस अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार तो कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, और कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में। इसी अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत का प्रस्ताव भी पारित हुआ था, और बच्चों के द्वारा जॉर्ज पंचम के सम्मान में एक गीत बादशाह हमारा गाया गया। इस गीत के रचयिता कवि रामभुज चौधरी थे। जो यह गाना गाया गया था बादशाह के स्वागत में, बादशाह हमारा, उसके रचयिता कौन थे, तो रामभुज चौधरी थे। बंगाल के अंग्रेजी अखबार में यह छपा था। यह कहाँ छपा था, तो बंगाल के अंग्रेजी अखबार में, कि कलकत्ता अधिवेशन में जॉर्ज पंचम का स्वागत प्रस्ताव पारित हुआ और जनगणमन गाया गया। इससे कारण विवाद हो गया। किस कारण, कि उनके स्वागत में ही जनगणमन गाया गया। अब अगला टॉपिक है हम लोग का नेहरू काल। ये मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी कि खान सर का जो हिस्ट्री बुक है उसका ये लास्ट टॉपिक है, नेहरू काल। तो चलिए इसको देखते हैं लोग। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 को निर्माण हुआ। यहाँ पे भारत छूट गया है तो मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 47 को भारत आज़ाद हुआ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन में अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि उन्होंने कहा कि जिन्हें पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में चले जाएं, और जिन्हें भारत में रहना है वो भारत में रह जाएं। इसके अलावा उसने यह भी कहा था कि जिसको स्वतंत्र रहना है वह स्वतंत्र रह जाएं। इसमें कश्मीर के राजा हरि सिंह की दूरदर्शिता नहीं थी। यानी कि जो कश्मीर के राजा हरि सिंह थे वो अपना अलग स्टेट, यानी कि अलग देश बनाना चाहते थे। हरि सिंह के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। कौन था उनका प्रधानमंत्री, तो शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला के कहने पर हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और वहां कबीलाई के भेष में आतंकवादियों को कश्मीर में भेज दिया गया। तब हरि सिंह नेहरू के पास मदद के लिए आए। यानी कि जब आतंकवादी हमले कश्मीर पर होने लगे पाकिस्तान के द्वारा, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास मदद के लिए आए। सरदार पटेल ने हरि सिंह से 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए और सेना की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर उस्मानी को देकर भेज दी गई। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर का विलय कब हुआ था भारत में, तो 26 अक्टूबर 1947 को। यह युद्ध 1948 से तक चली थी। जब तक भारतीय सेना वहां पहुंचती तब तक पाकिस्तान कश्मीर का 30% हिस्सा पर कब्जा कर चुका था और वहीं से भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को यूएनओ में ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तक यह मुद्दा यूएनओ में लटकी हुई है। शेख अब्दुल्ला के कहने पर हरि सिंह ने भारत से कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाने की मांग की। उसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। उस शर्त को देखते हैं लोग कि उस शर्त में क्या क्या बात कहा गया था। तो इसमें जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं, ये भी बात कहा गया था, पहली शर्त थी। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में भारत का कोई संविधान लागू नहीं होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें भारत का कोई भी संविधान लागू नहीं होगा, यह दूसरी शर्त थी। यहाँ राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रीय आपात लागू नहीं होगा, यह तीसरा शर्त था। दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर हमेशा के लिए नहीं बस सकते, यानी कि वहाँ रह नहीं सकते हैं, और ना ही यहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, यह चौथा शर्त था। इस संविधान के एक शर्त यह भी है कि पाकिस्तान की कोई लड़की यदि जम्मू कश्मीर में आकर शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन भारत की लड़की अगर जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी जाएगी। हरि सिंह की मृत्यु के बाद जम्मू कश्मीर की बागडोर शेख अब्दुल्ला ने संभाली। हरि सिंह की मृत्यु के बाद जम्मू कश्मीर की बागडोर किसने संभाली थी, तो शेख अब्दुल्ला ने। शेख अब्दुल्ला के बाद उसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की बागडोर संभाली। फारूक अब्दुल्ला के बाद उसके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की बागडोर संभाला। यानी कि शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को जम्मू तथा लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब है हम लोग का अगला टॉपिक, भारत चीन समझौता। भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था। उस समझौता में क्या हुआ था उसको देखते हैं लोग।
भारत को अंदेशा इस बात का था कि अगर चीन से युद्ध ना हो तो सब कुछ सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके चीन के साथ युद्ध को टाला जाए। इन्होंने चीन के साथ एक समझौता किया जिसे पंचशील समझौता कहते हैं। उस समझौता को क्या कहा जाता है? तो पंचशील समझौता कहते हैं। यह पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। यह समझौता 8 वर्ष तक होनी थी। यह समझौता कितने वर्षों तक होनी थी? तो 8 वर्षों तक होनी थी, लेकिन चीन ने 6 साल तक का ही समझौता किया। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के राष्ट्रपति चाउ मिन लाई के साथ हुआ। पंचशील समझौता में 5 शर्तें रखी गई थी। पंचशील समझौता में कितने शर्तें रखी गई? तो 5 शर्तें। पहला शर्त देखते हैं लोग क्या था? एक दूसरे की अखंडता का ध्यान रखना है। यानी कि पहला शर्त में एक दूसरे की अखंडता का ध्यान रखना है। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक दूसरे पर युद्ध भी नहीं करना है। एक दूसरे पर युद्ध भी तीसरी शर्त के रूप में युद्ध नहीं करना है, यह शर्त थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का सहायता करना है। पांचवी शर्त थी एक दूसरे को समान लाभ पहुंचाना, यानी कि एक समान लाभ पहुंचाना है। इसी समझौता में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह युद्ध को रोका जाए और आपसी समन्वय बनाया जाए। उस समय हमारे भारतीय वैज्ञानिक के होमी जहांगीर भाभा थे। इस समय हमारे भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा। इन्हीं के पास से भारत का परमाणु विभाग था। इन्होंने कहा था कि हम 20 साल में परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसी बीच नेहरू से एक बड़ी गलती हो गई। जब चीन तिब्बत पर कब्जा किया था तो नेहरू ने उसकी आंतरिक मामला कहा, लेकिन यही बात जब जम्मू कश्मीर पर आई तो चीन ने यह कहकर टाल दिया कि हम इसका आंतरिक रूप से अध्ययन करेंगे। यानी कि जम्मू कश्मीर पर जब बात आया तो चीन ने क्या कहा कि हम इसका आंतरिक रूप से अध्ययन करेंगे, इसके बाद अपना विचार करेंगे। इसी बीच चीन ने 1959 ईस्वी में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और भारत से कुछ नहीं कर सका। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा कौन है? तो धर्मगुरु हैं बौद्ध धर्म के। भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण लिए। ये आज भी धर्मशाला में ही रहते हैं। 1960 ईस्वी में चीन ने 5 फिंगर रूल्स लागू कर दिया। 5 फिंगर रूल के तहत चीन तिब्बत को हथेली मानता है और नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं लद्दाख को उसकी उंगली मानता है। चीन बार बार भारत में घुसपैठ करता था। चीन का पूरा प्लान 1962 का था और इस बारे में नेहरू को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा। चीन अपना घुसपैठ जारी रखा। चीन अपने आर्मी को तिब्बत में भेजने लगा और वहां से अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, और वहां से कहाँ भेजा? अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। जब नेहरू नेपाल गए और काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आपकी पंचशील समझौता के बावजूद क्यों चीन ने भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया? तो नेहरू ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वैसे भी मैंने भारतीय सेना को आदेश दिया है कि कोई भी अगर भारत में घुसे तो उसे बाहर कर दिया जाए। और इसी बात को लेकर चीन ने कहा कि यह युद्ध की धमकी है। क्या कहा चीन ने? कि यह युद्ध की धमकी है, और अपनी सेना की ताकत झोंक दिया। भारतीय सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश तथा कश्मीर, कौन सा क्षेत्र? अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र चीन ने वापस कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर का 10% क्षेत्र चीन ने वापस नहीं किया और चीन उस क्षेत्र को अक्साई चीन कहता है। ये जो 10% एक्वायर्ड किया है उससे क्षेत्र को चीन क्या कहता है? तो अक्साई चीन कहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार बताता है और उसे दक्षिण तिब्बत कहता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन क्या कहता है? तो दक्षिण तिब्बत कहता है। ताइवान एक स्वतंत्र देश है। ताइवान कैसा देश है? तो यह एक स्वतंत्र देश है, किंतु चीन इसे अपना राज्य बताता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत जो देश चीन से संबंध रखना चाहते हैं उन्हें वन चाइना पॉलिसी स्वीकार करना पड़ता है। 1997 ईस्वी में हांगकांग जो ब्रिटेन के अधीन था, चीन ने उस पर अधिकार कर लिया। 2000 ईस्वी में मकाऊ जो पुर्तगाल के अधीन था, चीन ने उस पर भी अधिकार कर लिया।
2017 में भूटान के चुम्बी घाटी में स्थित डोकलाम पर चीन अपना अधिकार बताने लगा, किंतु भारत के विरोध के कारण उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। अगला टॉपिक है हम लोग का भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत और पाकिस्तान युद्ध कब कब हुए हैं और इस युद्ध में क्या हुआ है उसको देखते हैं लोग। पाकिस्तान ने 1948 ईस्वी में कश्मीर के 30% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे पीओके कहते हैं। इसे 30% क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो पीओके कहा जाता है। पीओके का फुल फॉर्म क्या होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। 1956 ईस्वी में पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, यानी कि पाकिस्तान खुद को इस्लामिक राष्ट्र कब घोषित किया, तो 1956 ईस्वी में। 1966 ईस्वी का भारत पाकिस्तान युद्ध ताशकंद समझौता के द्वारा समाप्त हुआ। यह एक शांति समझौता था। जो ताशकंद समझौता हुआ था यह कैसा समझौता था, तो ताशकंद शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुई थी। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि ये दोनों देश अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़े को शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे। ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद वर्तमान में कहाँ पे है, तो उज्बेकिस्तान में है। 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर पुनः युद्ध शुरू हुआ। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश क्या था पहले, तो पूर्वी पाकिस्तान था, किंतु भारत के सहयोग से शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति वाहिनी के द्वारा बांग्लादेश का निर्माण किया। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण की थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी जो आत्मसमर्पण आज तक की है। यह युद्ध 1972 ईस्वी में हुए शिमला समझौता के तहत समाप्त हुआ। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुई थी। 1972 ईस्वी में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, यानी कि 1972 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश का मान्यता दे दिया। 1984 ईस्वी में पाकिस्तान ने विश्व के सबसे ऊंचा तथा सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन में घुसपैठ कर दिया, जिसके बदले भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव चलाया। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि 1984 पाकिस्तान और भारत का युद्ध में कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे, तो ऑपरेशन मेघदूत और राजीव चलाया गया था। 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल में घुसपैठ कर दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया, जबकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सागर चलाया। 1984 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर में घुसे सिख विद्रोहियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। 2008 ईस्वी में ताज होटल में घुसे आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो चलाया गया था। जो ताज होटल में 2008 में जो हमला हुआ था उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ब्लैक टर्नेडो। अब है कोरिया का युद्ध। कोरिया युद्ध इसको देखते हैं लोग, इसमें क्या है। इस युद्ध का प्रारंभ, यानी कि कोरिया का युद्ध का प्रारंभ 25 जून 1950 ईस्वी को उत्तरी कोरिया से दक्षिण कोरिया पर आक्रमण के साथ हुआ। यह युद्ध कोरियाई प्रायद्वीप को दो भागों में बांट दिया। उत्तरी कोरिया रूस के साथ हो गया। उत्तरी कोरिया किसके साथ हो गया, रूस के साथ, जबकि दक्षिणी कोरिया अमेरिका के साथ हो गया। इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों देशों को हथियार की पूर्ति अमेरिका तथा रूस करते थे। इन दोनों देशों को हथियार की पूर्ति कौन करता था, तो अमेरिका और रूस करते थे। इन दोनों के बीच 1950 से लेकर 1953 ईस्वी तक 3 सालों तक युद्ध चला। कितने साल तक युद्ध चला था, तो 3 साल तक, जिसे कोरियाई युद्ध कहा गया। क्या कहा गया, तो इसे कोरियाई युद्ध कहा गया। इस युद्ध के फलस्वरूप 38 डिग्री समानांतर रेखा खींच दी गई। यही उन दोनों की सीमा रेखा। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है, तो 38 डिग्री समानांतर रेखा। अगला है वियतनाम युद्ध। कोरिया संकट के बाद, किस संकट के बाद, कोरिया संकट के बाद रूस तथा अमेरिका वियतनाम में प्रवेश कर गए और वियतनाम को दो भागों में बांट दिए। इन
दोनों ही भागों में आपसी वर्चस्व बनाने के लिए 1955 में युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 1975 ईस्वी तक चला था। वियतनाम युद्ध 1955 में शुरू हुआ था और 1975 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर काफ़ी बम गिराया। वियतनाम की जनता हो चिन मिन के नेतृत्व में एक हो गई। वियतनाम की जनता किसके नेतृत्व में एक हो गई? हो चिन मिन के नेतृत्व में एक हो गई। तथा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली 17 डिग्री समानांतर रेखा को समाप्त करके आपस में एक हो गए। हो चिन मिन को अंकल हो कहते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि हो चिन मिन को क्या कहा जाता है? तो हो चिन मिन को अंकल हो कहा जाता है। और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को पहले कौन सी रेखा अलग करती थी? तो 17 डिग्री समानांतर रेखा। अगला टॉपिक है क्यूबा संकट। यह 1961 ईस्वी में हुआ था। क्यूबा संकट कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश है। क्यूबा क्या है? तो क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश है, जहां रूस ने परमाणु मिसाइलें लगा दी थी, किंतु अमेरिका ने वहां के फिडेल कास्त्रो की सरकार पर दबाव बना दिया, जिससे रूस को पीछे हटना पड़ा। अगला युद्ध है इराक ईरान युद्ध। यह 1980 से लेकर 1988 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1980 से लेकर 1988 ईस्वी तक चला था। इराक ईरान दोनों ही रूस के समर्थक थे। ये दोनों किसके समर्थक थे? रूस के। किंतु दोनों में आपसी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से युद्ध कर लिए। यह युद्ध 1980 ईस्वी से लेकर 1988 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में इराक विजयी हुआ। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? इराक विजयी हुआ। अगला युद्ध है कुवैत इराक युद्ध। इराक ने तेल चोरी के कारण तथा कुवैत के कर्ज से बचने के लिए कुवैत पर हमला कर दिया। इराक ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर आक्रमण किया और 4 अगस्त 1990 तक कुवैत को जीत लिया। खाड़ी युद्ध 1990 से लेकर 91 ईस्वी तक चला था। खाड़ी युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1990 से लेकर 1991 तक। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अधिकार कर लिया था। अतः कुवैत के बचाव में यूएनओ तथा अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत इराक पर आक्रमण कर दिया और सद्दाम हुसैन की सत्ता का अंत कर दिया। इस युद्ध को खाड़ी युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तो खाड़ी युद्ध कहा जाता है। अगला टॉपिक है IC-814 विमान हाईजैक 1999। इस पर अभी हाल फिलहाल में वेब सीरीज आई है IC-814। यह हाईजैक 1999 ईस्वी में हुआ था। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से एयर इंडिया के जहाज IC-814 का अपहरण कर लिया। आतंकी इसे काठमांडू से अमृतसर और लाहौर के बाद अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने विमान को छोड़ने के बदले खूंखार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर तथा उसके 2 साथियों को छुड़ा ले गए। लश्कर तैयबा तथा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया। इस हमले के मुख्य अभियुक्त अफजल गुरु। इस हमले के मुख्य अभियुक्त कौन था? तो अफजल गुरु को 2012 में फांसी दे दिया गया। इसी आतंकवादी संगठन ने 26 नवंबर 2008 को ताज होटल, नरीमन हाउस तथा CST स्टेशन पर हमला किया, जिसे NSG के कमांडो ने ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो द्वारा समाप्त कर दिया। यहाँ हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि खान सर का जो बुक है हिस्ट्री का, जो 2024 में बुक आया है, उसका मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और बस से वर्ल्ड हिस्ट्री बाकी है। तो उसका वीडियो एक पार्ट या उसका 1 शॉट वीडियो बना के हम डाल देंगे। अब इसके बाद हम लोग मैप क्लियर करेंगे। मैप के बाद ज्योग्राफी भी कुछ सेक्शन बाकी है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी भी पूरा कर दिया जाएगा। और ये जो पॉकेट जीके है उसको ड्रॉप किए हैं क्योंकि पॉलिटी समाप्त कर चुके हैं खान सर का, तो उसका पॉकेट जीके का पॉलिटी और जो खान सर का पॉलिटी है वो दोनों सेम है। तो थोड़ा बहुत खान सर का फाउंडेशन वाला बुक ख़त्म करके उसके बाद पॉकेट जीके को शुरू करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।